बहुत स्वागत है आपका। 3 बजे का वो अपडेट जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गाजा में पहली बार नेतन्याहू सरकार, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, पहली बार गाजा में नेतन्याहू सरकार, 20 साल में पहली बार कोई इजरायली प्रधानमंत्री गाजा पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है ये आपको बताएंगे। जरा ये देखिए, पहली बार हमास के गढ़ में पहुंचे नेतन्याहू की गाजा की जमीन पर एंट्री। पहली बार इजरायली पीएम का दौरा। पीएम नेतन्याहू ने जवानों से मुलाकात की। गाजा की एक सुरंग में भी पहुंचे नेतन्याहू। तस्वीरें आपके सामने, जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाते हुए, आईडीएफ के जवानों से मुलाकात करके उनको वस्तु स्थिति बताते हुए और यह भी बताते हुए कि यहां लीडरशिप सोच क्या रही है। आप देखिए जवानों से मुलाकात। यहां पर ऑपरेशन आसान नहीं है। यहां जमीन की लड़ाई हो या टनल के नेटवर्क से होकर हमास के आतंकियों की खोजबीन और उनकी धरपकड़, यह कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन इस सब के बीच नेतन्याहू का वहां पहुंचना जाहिर है आईडीएफ के जवानों के लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाला होगा। कंधे पर हाथ और उनके साथ बातचीत। बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा पहुंचना बहुत सिग्निफिकेंट। और अब जरा आपके सामने एक इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाता हूं। गाजा में पहली बार नेतन्याहू सरकार, जरा आपको यह भी देखना चाहिए, 3 फ्रंट पूरे होने तक रन। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि सीज फायर जो कि यहां पर होस्टेजेस के एक्सचेंज के दौरान चल रहा है, ये तो है, लेकिन ये किसी भी सूरत में हमारे संकल्पों को कमतर नहीं करता है। 3 फ्रंट पूरे होने तक रन, सभी बंधकों की वापसी, हमास का आखिरी लड़ाके तक खात्मा और गाजा फिर से खतरा ना बने, ये फिर से खतरा बनकर इजराइल की तरफ यहां से कोई हिमाकत ना हो सके, ये बात सुनिश्चित किया जाना। ये तीनों ही बातें जब तक नहीं हो जाती, हमास का इलाका, नेतन्याहू का धमाका, हमास के गढ़ में पहली बार इजराइल के पीएम, जैसा मैंने आपको बताया, और इसके निहितार्थ बड़े गहरे हैं। खुद वहां प्रधानमंत्री का पहुंचना और पहली बार इजराइल का 20 साल में कोई प्रधानमंत्री गाजा पहुंच रहा है, यह अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट। ऑपरेशन में शामिल सैनिकों से मिलकर हौसला, आपके सामने तस्वीरें मैंने रखी जहां कंधे पर हाथ रखकर उनसे बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। जवानों के साथ अंत तक जंग लड़ने का संकल्प लिया गया। हमास आतंकियों की एक सुरंग का भी दौरा किया। हमास आतंकियों ने जो सुरंग बनाई, जो जवानों ने, आईडीएफ ने वीडियो के जरिए दुनिया भर के सामने रखी, उनमें से एक टनल का दौरा भी किया गया। हमारे साथ जुड़ने वाले 2 खास मेहमान और उनसे इन तस्वीरों के मायने हम समझते हैं। आरएसएन सिंह सर, डिफेंस एक्सपर्ट आपको नजर आ रहे हैं। जनरल जीजी द्विवेदी, दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद सर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं जनरल द्विवेदी, यहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, इसके मायने। दिनेश, ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि आपको बता दें, युद्ध जो है 6 हफ्ते तक चल चुका है और इस समय जो है बड़ी एक नाजुक मोड पर है क्योंकि 4 दिन का ट्रूस चला है और उसके बीच में आप देखो कि ये बंधकों की जो तब्दीली, अदला बदली हुई जा रही है। तो मैं यही 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि देखो, नेतन्याहू गए हैं, अपने जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और बहुत ही एक नाजुक स्थिति है। और उन्होंने ये भी दोहराया है कि ये नहीं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ये परमानेंट है, नहीं। उन्होंने बताया कि जब तक हमारे 3 संकल्प पूरे नहीं हो जाते, यानी कि हमास का सफाया नहीं हो जाता, दूसरा है कि बंदी पूरे छुड़ाए नहीं जाते, और तीसरा उनका एक कंट्रोल होना चाहिए गाजा के ऊपर ताकि दोबारा हमास से हरकत ना कर पाए। तो मैं इतने बताऊंगा कि ये जो विजिट है इजरायली प्राइम मिनिस्टर का, ये हौसला अफजाई भी बताता है और एक उनका अपना संकल्प भी बताता है कि देखो, हम हमास के सामने नहीं झुकेंगे और जब तक हमास का सफाया नहीं होता है हम तब तक युद्ध विराम नहीं करेंगे। दिनेश, एक अहम खबर दिखाने के बाद मैं आरएसएन सिंह सर के पास आता हूं। गाजा में सीज फायर के कुछ ही घंटे बाकी हैं। कुछ ही देर में इजराइल फिर से शुरू करेगा ऑपरेशन। एक्शन की आहट से घबराया हमास घुटने पर आया। हमास ने की सीज फायर बढ़ाने की मांग। हमास सीज फायर में जो टाइम बाय कर रहा है उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा होगा और क्या इजराइल उसको प्रीएम्प्ट करने में कामयाब हो रहा है? क्या इजराइल को पहले से पता होगा कि सीज फायर के इस दौर में क्या उसके जो इंटेल है, वो जो उसके पास जो खुफिया सूचनाएं ये पहुंच रही होंगी कि सीज फायर के वक्त का इस्तेमाल हमास किस तरीके से कर रहा है? और हमास को लेकर एक बात और भी स्पष्ट कर दी गई है इजराइल की तरफ से कि सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि जो हमास की लीडरशिप है इस दौरान उस पर एक्शन नहीं हो सकता। जहां पर भी हमास लीडरशिप जहां पर भी है, अगर कोई भी लीडर पकड़ में आता है, मोसाद उस बारे में सूचना देता है तो उसको हम उसका काम तमाम कर देंगे। अब जरा देखिए इजराइल और हमास, युद्ध विराम या बढ़ेगा युद्ध?
हमास घुटने पर आता दिखाई दे रहा है और अमेरिका भी युद्ध विराम बढ़ाने के पक्ष में है। जो बाइडेन ने कहा है कि सीज फायर और बढ़ना चाहिए। इजराइल की तरफ से पीएम नेतन्याहू ने एक शर्त रख दी है और हमास ने युद्ध विराम बढ़ाने की मांग की है। जब इधर हमास ने युद्ध विराम बढ़ाने की मांग की तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। शर्त यह है कि रोज 10 बंधक रिहा किए जाने चाहिए। अगर ये शर्त आप मानते हैं तो इस बारे में सोचा जा सकता है। ये कहा है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। और हमास की तरफ से कहा गया है कि इजराइल के हमले से फिलहाल, मतलब ये कहा नहीं गया है लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि वो इस समय परेशान है और चाहता है कि सीज फायर कुछ समय के लिए और बढ़े, कैदियों की और रिहाई। वो ये भी चाहता है कि ठीक है, अगर इस तरफ से होस्टेजेस को छोड़ा जाता है तो उधर से इजराइल भी फिलिस्तीन के जो बंधक उसकी जेलों में हैं उनको छोड़े। 4 दिन का युद्ध विराम आज खत्म होने वाला है, लेकिन इधर इजराइल ने यह कहा है कि हम आगे सीज फायर के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हैं, जंग रुकने की संभावना कम है। ये इजराइल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। अरिंदर सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस टाइम का इस्तेमाल हमास किस तरीके से कर सकता है? अभी जो इजराइल कर रहा है, ये सीज फायर की अवधि का अपने हक में वो पूरा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पद्धति थोड़ी बदल दी है और उसमें वो जो शीर्ष नेता है उनको ये टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत पुख्ता इंटेलिजेंस आ रही है। और आपने पढ़ा होगा, कल ही की बात है कि वहाँ के जो नौसेना के जो मुख्य ये जो चीफ थे हमास के, उसको मारा गया। और कहते हैं कि 24 बटालियन है कोई हमास के, जिसमें 10 बटालियन को निष्क्रिय कर दिया गया है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जो पूरा टनल नेटवर्क है उसके बारे में भी बिल्कुल व्यापक जानकारी है इनके पास। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सीज फायर का पीरियड है उसको इस्तेमाल, हाँ गोले नहीं बरसाए जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। और अगर ये इसमें सफलता नहीं होती तो नेतन्याहू, तो आप ये कह रहे हैं अरिंदर सिंह सर कि ज्यादा गुंजाइश इस टाइम का इस्तेमाल करने की, जो गुंजाइश दिखाई देती है वो इजराइल के हाथ में ही दिखाई देती है। बहुत कुछ करने के लिए हमास का इस टाइम के हिसाब से उसके पास कुछ बचा है नहीं। उसके शीर्ष नेताओं के इंटेलिजेंस हो या नेटवर्क के संदर्भ में आप कुछ कह रहे हैं सर, प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए। हाँ, दूसरी बात की कुछ हमको भी इससे सीख लेने की जरूरत है कि एक तो इसको जो आप यूएन कन्वेंशन के तहत जो युद्ध होते हैं उस कैटेगरी में नहीं डालें, और हमारे खासकर को भारत के इस युद्ध पद्धति से सीख लेने की जरूरत है कि ये किस तरीके से दहशतगर्द युद्धबंदी ये लोगों को अगवा करते हैं और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे जंग को कैलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो किसी भी जो परिभाषा हमको सिखाई गई है वो युद्ध के किसी परिभाषा में नहीं है। तो इसलिए लोग ह्यूमैनिटेरियन और यूएन कन्वेंशन अगर उसकी बात करते हैं तो बहुत ये बड़ी मूर्खता की बात हुई। ये सीख हमको जरूर लेकिन जब ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन एक स्टेट और एक ये स्टेट और डीप स्टेट के बीच में तो यही अंतर कहा जाता है ना सर, कि स्टेट जो है वो मानता है, अब उसके पास क्या करे, वो मर्यादाएं मानता है, वो नियम मानता है और इस तरीके के एलिमेंट से उसको निपटना होता है। तो क्या आने वाले दिनों में आप ये कह रहे हैं कि स्टेट्स को भी फिर डीप स्टेट से निपटते हुए कोई चीज ध्यान में नहीं रखनी चाहिए? अब जी आप बताएं कि आप पाकिस्तान के डीप स्टेट से आपका मुकाबला है या पाकिस्तान स्टेट से मुकाबला है? आपको अपने सवाल का खुद जवाब मिल जाएगा। तो क्या दुनिया इसको एज अ रूल अपनाएगी सर? मैं ये भी जानना चाहता हूं। मैं आपके पास लौटता हूं सर, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, जनरल द्विवेदी को भी मैं इसमें शामिल करूंगा, कि आने वाले दिनों में वो जो मर्यादाओं के तहत अपनी तरफ से चीजें नहीं करते, और जाहिर है आतंकवादी उन्हीं में से एक होते हैं, क्या उनके साथ निपटते हुए पूरी दुनिया को मर्यादाओं और नियमों को मानना आवश्यक है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। आगे एक अहम खबर आपके सामने रख रहा हूं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर बड़ी खबर। मोसाद को हमास के हमले की जानकारी थी, रिपोर्ट बता रही है। 7 अक्टूबर के हमले की इंफॉर्मेशन मिली थी, रिपोर्ट बता रही है, और मोसाद के ऑफिसर ने इनपुट को खारिज कर दिया था। इनपुट तो मिले थे लेकिन मोसाद के ऑफिसर ने इसको खारिज कर दिया था। ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि इस तरीके से पहले भी इंफॉर्मेशन आई और वो होप्स निकली। इस बार भी क्या उसी तरीके का कुछ समझा गया? और इस बात का फायदा क्या हमास ने उठाया? वो जानबूझकर इस तरीके की इंटेलिजेंस सप्लाई होने दे रहा था क्या, ताकि वो भेड़िया आया वाली बात होती है वो हो जाए और फिर अचानक से धोखे में लेकर। लेकिन क्या ये मोसाद को वाकई मोसाद को ठगा गया है, या मोसाद की तरफ से कोई एक जिसको प्रोफेशनल चूक कहते हैं वो हुई है,
मोसाद का यार क्या गद्दार। जरा ये देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या मोसाद का यार गद्दार निकला है? वो जिनके ऊपर आप रिलाय करते हैं, क्या वो आपके साथ खेल गए? जरा देखिए, मोसाद को हमास के प्लान की खुफिया जानकारी थी, ये बात दुनिया के सामने आ रही है। मोसाद को 7 अक्टूबर के हमले का इनपुट दिया गया था, लेकिन इस इनपुट को सही समय में कंसिडरेशन इस पर नहीं किया गया। सीनियर ऑफिशियल ने इनपुट को खारिज कर दिया था, यह बात सामने आ रही है। और हमास के हमले को ख्याली पुलाव कहा गया था उस समय, और यह भी कहा गया था कि मोसाद को यूनिट 8200 ने भी आगाह किया था। यह जो यूनिट है इसने भी आगाह किया था, और सीनियर ऑफिसर ने इस बारे में इस पुख्ता रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था। तो क्या मोसाद की तरफ से एक चूक हुई है? मोसाद के भीतर कोई है जो डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है? यहां पर क्या हुआ हो सकता है, हम इसलिए भी जानना चाहते हैं। और क्योंकि RSN सिंह सर का एक बड़ा समृद्ध अनुभव है खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने का भी, जीजी द्विवेदी सर आपकी परमिशन से उनसे ये मैं इनपुट लेकर उसके फौरन बाद में आपके पास आ रहा हूं। RSN सिंह सर, देखिए, मैं जो अभी कहूंगा बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। अभी 26/11 का वो था, कुछ ही दिन पहले उसका एनिवर्सरी था, या जो भी उसको आप कर दें। तो मैंने बड़े सारे लेख पढ़े कि ये इंटेलिजेंस इनपुट आया, वो इंटेलिजेंस इनपुट आया। कोई स्पेशल सेक्रेटरी थे किसी खुफिया विभाग में, उनको मनमोहन सिंह पाकिस्तान पंडित बुलाते थे, उन्होंने आगाह किया था। बकवास। आप पाकिस्तान पंडित हो, और अगर आप 26/11 को आप अगर नहीं प्रिवेंट कर सकते हो तो कृपया करके इतनी बेशर्मी से ये बातें नहीं उठाओ आप। अगर चूक हुई है तो हुई है। नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, नहीं इनपुट और एक्शनेबल इनपुट और इनपुट, क्या इसमें बड़ा फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है? बहुत सूक्ष्म अंतर होता है क्या? देखिए सर, ऐसा होता है कि मेरा अपना जो ये है, मेरा अनुभव है कि जो एनालिस्ट होता है ना डेस्क पे बैठा हुआ, हाँ, वो आपका सबसे बड़ा, उसका जो ब्रेन है वही देश को सुरक्षित रखता है। वरना ये बात सही है कि इंटेलिजेंस इनपुट किसी न किसी रूप में आता है। और ये मत कहिएगा कि हर पुलिस ऑफिसर और हर आर्मी ऑफिसर का जो थॉट प्रोसेस है वो सेम होता है। ऐसा नहीं होता है। सर एक बात इसी पर मैं जीजी द्विवेदी सर से भी जानना चाहता हूं। जीजी द्विवेदी सर, इसमें क्या मोसाद के रेप्यूट वाली एजेंसी भी इस तरीके की गलती कर सकती है? वहां भी डेस्क पे बैठे किसी आदमी से चूक हो गई क्या? देखो, इंटेलिजेंस जो है अल्टीमेटली तो एवेल्यूएशन तो ह्यूमन एवेल्यूएशन होती है। देखो, इनपुट आते हैं, आपको इनपुट एनालाइज करने पड़ते हैं, और फिर आप देखें एक होता ज्वाइनिंग द डॉट्स, आप बिंदु कैसे मिला रहे हैं, बड़ी पिक्चर कैसे समझ रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन माइंड करता है, इंफॉर्मेशन आती रहे। तो मेन चीज है कि इंफॉर्मेशन आप एवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं। अब ये इसी की मैं उदाहरण एक देता हूँ, क्योंकि वेस्ट एशिया में पढ़ाता हूँ कि 1973 में इजराइल को पूरी खबर थी कि इजिप्ट और सीरिया हमला करेंगे 6 अक्टूबर को, पर उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जो बिंदु मिलाते हैं, जो एक पिक्चर बनती है, वो पिक्चर में फिट नहीं हो रही थी। इसी प्रकार अभी जो है 7 अक्टूबर को जो हमास का हमला हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन थी, पुख्ता जानकारी थी। तो जब आप इंटेलिजेंस को एवेल्यूएट करते हैं तो आप इसको या तो मानेंगे या खारिज कर देंगे। तो ये जो तो सर मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि वो लोग भी जानते हैं क्या कि वहां पर इस तरीके से एनालाइज करने और इवैल्यूएट करने वाले, डॉट्स को कनेक्ट करने वाले लोग हैं, 6 या 7 बार उनको इस तरीके के इंटेलिजेंस खुद ही प्रोवाइड कराना और बाद में उसका होक्स निकल जाना, ये 9वीं बार खुद उनको इस बात के लिए प्रेरित करता होगा कि पिछली बार की तरह इनपुट है, छोड़ो जाने दो और उस बार हमला कर दो। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो होती है कि एक चीज जो बात सामने आती है और आप सोचते हैं कि वो मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, क्या हमास ने मोसाद के साथ माइंड गेम खेला? RSN सिंह सर, नहीं, देखिए, मेरी अपनी राय है कि जब आपकी पॉलिटी फ्रैक्चर्ड हो जाती है ना, हाँ, तो फिर ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और ये हकीकत है कि इजराइल की पॉलिटी वाज होपलेसली फ्रैक्चर्ड। ये आपने मेरे साथ बातचीत में दूसरी बार कहा है, मतलब आप इसको बहुत इस बात से बड़े मुतासिर और कन्विंस्ड हैं कि इस बात को वो ये कह रहे हैं RSN सिंह सर कि अगर किसी देश की राजनीति में देश के लिए जरूरी मुद्दे
जो हैं उन पर भी आप अगर राजनीति करते हैं तो फिर ये होना ही होता है। मैं एक अहम खबर आपको बता दूं और उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अब बात इजराइल हमास युद्ध के बीच लागू हुए संघर्ष विराम से जुड़ी हुई ये भी देख लीजिए। सीज फायर के बीच हमास ने छोड़े हैं बंधक। तीसरी खेप में हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया है। रिहा हुए लोगों में 14 इजरायली, 3 विदेशी नागरिक हैं। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का आज आखिरी दिन है। इसके बाद क्या होगा? क्या कहते हैं, एक बार सीज फायर हो तो जनरली उसके एक्सटेंड होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इजराइल के इस मामले में क्या होगा? और जो दोनों तरफ से कंडीशंस रखी जा रही हैं, उनके कंडीशंस के दोनों पक्षों के मानने और सीज फायर के आगे बढ़ने की कितनी संभावना? बंधकों के आदान प्रदान की तस्वीरें में भी आपके सामने रख रहा हूं, जरा वो भी देख लीजिए। इधर बंधकों का जत्था आप देख रहे हैं, तीसरा जत्था, 14 इजरायली, 3 विदेशी रिहा और सीज फायर का आखिरी दिन। बहुत जल्दी से जनरल द्विवेदी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीज फायर एक्सटेंड होता दिखाई देता है क्या आपको? देखो, ये जो रणनीति हमास की इसी पर मुनसर थी कि जब उन्होंने ये पूरा एक कैंपेन चलाया या हमला किया तो बंधकों की जो भूमिका थी वो बहुत ही अहम थी और यही वो चाहते थे कि देखो बंधक बनाए जाएं, जब युद्ध होगा तो उनकी सौदाबाजी की जाए, और वही कर रहे हैं। उनका ये अभी पूरा उनका ये प्रयत्न है कि किसी न किसी तरह युद्ध को और आगे खींचा जाए ताकि वो अपने आप को फिर दोबारा ऑर्गेनाइज कर सके और वो इसमें और सौदाबाजी में फायदा उठा सके। तो अभी ये दुविधा है इजराइल के लिए कि आगे वो युद्ध विराम को बढ़ाएं या वो युद्ध दोबारा शुरू करें, क्योंकि सबसे जो जरूरी मुद्दा है वो है बंधकों को छुड़ाना। और ये इजराइल को पता है कि युद्ध के साथ वो बंधक नहीं छुड़ा सकते। बंधकों को छुड़ाने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी, नेगोशिएशन होनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि उनको, चाहे वो दुविधा में है, पर उनको युद्ध बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बंधकों की रिहाई जो है ये सबसे जरूरी है। बंधकों की रिहाई सबसे जरूरी है, दुविधा में है बेशक, लेकिन बंधक सबसे पहले, होस्टेजेस उनकी जान, ये बहुत आवश्यक, इसलिए कुछ नहीं चाहते हुए भी हो सकता है हेजिटेशन में भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़े। सर बहुत धन्यवाद करूंगा आरएसएन सिंह सर, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट आपने दी। जनरल द्विवेदी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई। लेकिन अब